डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड, और ये वीडियो है आप लोग को सोशल साइंस के हिस्ट्री यानी इतिहास इतिहास जो वीडियो है चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के ये वीडियो है पार्ट 2, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 आप लोग को बता दिए थे। पार्ट 1 में आप लोग को 20 क्वेश्चन को सोल्व किए थे, इसमें आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। आप लोग बस ध्यान दे के समझिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये 2023 से आप लोग मैच कर सकते हैं, सेम टू सेम वही है। हम क्वेश्चन को लिख लिए हैं, उसके साथ में चित्र भी लगा दिए हैं, और जो भी मेरा नॉलेज है आप लोग तक हम पहुंचाएंगे। अब मेरा नॉलेज सुन के आप लोग का नॉलेज फिक्स है कि बढ़ेगा, बस बढ़ेगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे आप लोग को देखिए 21 नंबर जो है आप लोग को दिया गया है। जलवेरिन एक संस्था है। तो जलवेरिन एक संस्था है, तो क्या है जलवेरिन, है क्या? तो देखिए, जलवेरिन ये जर्मन सीमा शुल्क है। जर्मन सीमा शुल्क किसके नेतृत्व में लगाया गया था? पार्सिया के नेतृत्व में लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो ये 1834 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो 1834 में लगाया गया था, पार्सिया के नेतृत्व में लगाया गया था। और ये जर्मन सीमा शुल्क है। जर्मन सीमा शुल्क किसके लिए लगाया गया था? तो व्यापारियों के लिए। तो एक संस्था क्या थी? जलवेरिन एक संस्था थी, लेकिन किसकी? तो ये आप लोगों को व्यापारियों की थी, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी। 21 का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए, यहाँ पे 22 नंबर, यहाँ पे देखिए 22 नंबर नीचे हम कर लेते हैं। यहाँ पे 22 नंबर जो देखिएगा आप लोग, तो 22 नंबर दिया गया है आप लोग को। 22 नंबर कह रहा है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बिस्मार्क निम्न में से क्या था आप लोग को। तो बिस्मार्क देखिए, आप लोग बिस्मार्क को अगर देखिएगा तो इसको कहा जाता है मतलब दिमाग का मालिक। मतलब दिमाग का मालिक क्या है? मतलब इसको कूटनीतिज्ञ था, मतलब ये ही मतलब पूरा दिमाग था। मतलब इटली के जब एकीकरण हुआ था तो यही ये अपना दिमाग देने वाला था, यही अपना बुद्धि देने वाला था। मतलब कहने का मतलब ये था, ये कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। चलिए, यहाँ पे 22 का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हो गया। यहाँ पे अब चलिए हम 23 नंबर प्रश्न को दे लेते हैं। तो 23 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए दिए गए हैं आप लोग को। 23 नंबर यहाँ पे देखिए दिया गया है, जो यहाँ पे कह रहा है 1829 ईस्वी को एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही मस्त और वीवीआई क्वेश्चन है। ये बहुत ही मस्त और वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये देखिए किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ पे देखिए, ये जो 23 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को, 1929 के एड्रियानोपुल की संधि जो किया गया था तुर्की के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया था? तुर्की के साथ किया गया था। तुर्की है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में। तो जो 23 का आंसर है आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर ए, 23 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए तुर्की हो गया। चलिए, यहाँ पे देखिए आप लोग 24 नंबर जो प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? मतलब देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, मतलब इटली और जर्मनी के एकीकरण नहीं होना देना चाहता था, तो वो कौन था? इटली और मतलब इटली और जर्मनी के एकीकरण नहीं होने देना चाहता था, वो था आप लोग को ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर आप लोग को मेटरनी को पता है, वही जो आप लोग को इटली और जर्मनी के एकीकरण होने नहीं देना चाहता था, यानी यही विरोध में था। विरोध मतलब रुकावट डाल रहा था, बाधा या अड़चन डाल रहा था, मतलब नहीं चाहता था तो इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाए। तो कौन नहीं चाहता था? तो ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रिया का ये मैप है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया यही नहीं चाहता था। ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 25 नंबर, 25 नंबर यहाँ पे देखिए दिए गए हैं आप लोग को। 25 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। 25 नंबर का मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो यहाँ पे देखिए, मेजनी के जो संबंध था कार्बोनारी के साथ। मेजनी के संबंध किस संगठन, मतलब संगठन ऑर्गेनाइजेशन ये लोग बनाए थे। तो ये मतलब कौन सा संगठन में मेजनी रहते थे, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन संचालित करते थे? तो ये कार्बोनारी। क्या? कार्बोनारी। तो मतलब मेजनी के संबंध किस संगठन से है? तो वो है कार्बोनारी से। क्या है? कार्बोनारी। तो कार्बोनारी क्या है? तो ये सक्रिय गुप्त क्रांतिकारी की समिति है। मतलब ये देखिए, सक्रिय गुप्त क्रांतिकारी मतलब ये मतलब दिखा के नहीं, मतलब दिखा के नहीं, अपने आप को छुपा के वैसा वो क्रांतिकारी था। मतलब मेजनी वैसा मतलब कार्बोनारी एक सदस्य, मतलब ऐसा कमेटी था जो कि गुप्त क्रांतिकारी था। क्या था? गुप्त क्रांतिकारी। उसी से जुड़े थे मेजनी। किस कौन जुड़े थे? मेजनी। जियोसेपो मेत्सिनी भी कहा था, जियोसेपो मेत्सिनी भी कहा है मेजनी को। ठीक ना? अच्छा, ये कब हुआ था, मतलब कब से कब तक मतलब जुड़े रहे? तो ये वर्ष 1800 से लेके 1800
1800 से लेके 1831 तक ये जुड़े रहे मेजनी कार्बोनारी से। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे आप लोग को। हालांकि देखिए इसका जो मतलब आंसर है यहाँ पे आप लोग को तो मेजनी के संबंध कार्बोनारी बस यहीं तक क्वेश्चन पूछता है, इसके आगे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। हाँ, लेकिन हम आपको पता है कि हम डिटेल से बताते रहते हैं बच्चों को, ताकि कुछ नॉलेज उन लोगों को भी बढ़े, या कोई टीचर देख रहा है तो टीचर को भी नॉलेज बढ़े, ताकि अपने स्टूडेंट को अच्छे से बताए, पढ़ाए, ट्रीट करे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये चित्र, हालांकि जो भी उस लायक है या उससे रिलेटेड है वहाँ पे हम चित्र डाल दिए हैं ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत हेल्प भी मिले, ठीक ना। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। आगे यहाँ पे 26 नंबर जो प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को आ रहा है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। देखिए क्वेश्चन कितना मस्त है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। आप लोग से एकदम छोटा सा क्वेश्चन कर देगा ना कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति कह देगा, नहीं तो मतलब ऐसे कहेगा जो फ्रांसीसी क्रांति थी कब हुआ था, चाहे महान फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी तो 1789 में हुई थी, इतना छोटा क्वेश्चन पूछ देगा। तो देखिए तो जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थी वहाँ तो वहाँ उस समय जब क्रांति हुआ था 1789 में, तो वहाँ के मतलब जो राजा या कोई किस राजवंश के थे या किस राजवंश का शासन चलता था, वहाँ पे किस राजवंश का शासन चलता था। तो यहाँ पे आप लोग देखिए बुर्बो राजवंश का शासन चलता था, बुर्बो राजवंश का शासन चलता था। आप लोगों को बता दें कि वहाँ पे लुई बारहवीं मतलब 1774 से लेके 1789 तक, मतलब 1789 में लुई 16वां थे, क्या थे, लुई 16वां, ये वंश था जो आप लोगों को मतलब बुर्बो राजवंश, ठीक ना। तो बुर्बो राजवंश का मतलब शासन था, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग 26 का बुर्बो राजवंश, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोग 27 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 27 के जो प्रश्न है आप लोग को यहाँ पे देखिए, ये जो चित्र है आप लोग चित्र का मत समझ लीजिए, ये एक राजवंश को दिखाया गया है, पूरा राज्य साम्राज्य को उसका दिखाया गया है। ये बुर्बो राजवंश का ये आप लोग को फोटो है। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, साथ में आप लोग फोटो भी देखते रहिए ताकि आप लोग को फोटो भी अच्छा लगता रहे। यहाँ पे लाइट तो सारा बंद करना पड़ जाता है आप लोग को, अब बस केवल प्रोजेक्टर चालू करके दिखाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये दिक्कत है कि मतलब फितिंगा जो है मतलब सिर्फ एक जगह पे ही इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। अब देखिए ये इतना मस्त क्वेश्चन है, आप लोग को इस साल आ जाएगा एग्जाम में, छोड़िएगा नहीं ना, आप लोग छोड़िएगा नहीं, हम बता रहे हैं तो आप लोग को दिमाग में छपना चाहिए। नहीं मतलब समझ में आ रहा है ना, आप लोग माइंड थोड़ा फ्रेश कीजिए, हम फ्रेश करके आप लोग को बता रहे हैं, बस अपना माइंड फ्रेश करके ध्यान दीजिए। जिस तरह से मैथ में ध्यान देके सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं मेरे से, उसी तरह इतिहास क्या ऑल सब्जेक्ट का ऑलराउंडर है, 6 बॉल 6 छक्का मारने का रिकॉर्ड रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी 6 छक्का देखने का भी रिकॉर्ड रखिए कि 6 का 6 छक्का देख ले, इन नहीं कि 3 को देख के 3 छक्का देखबे नहीं की तो बहुत पछताइएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आप लोग, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। तो वियना संघ में पवित्र संघ की योजना जो था रूस ने प्रस्तुत की, किसने, मतलब रूस ने, किसने, रूस ने। तो रूस जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में है, तो 27 के जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके डिटेलिंग की बात कीजिएगा तो ये मतलब कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे देखिए तो ये हुआ था आप लोग को 26 सितंबर 1815 में। ये मतलब जो मतलब वियना कांग्रेस में क्या किया गया था, पवित्र संघ की योजना लाया गया था, प्रस्तुत किया गया था, योजना प्रस्तुत किया गया मतलब पेश किया गया मतलब दिखाया गया। तो देखिए ये हमारे पास योजना है या ऐसा आप लोगों को मतलब नियम सिद्धांत है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिए वियना कांग्रेस में क्या किया गया था, पवित्र संघ की योजना लाया गया था या दिखाया गया था या प्रस्तुत किया गया था। तो ये किसने प्रस्तुत किया, तो देखिए वियना कांग्रेस की जब मतलब ये समिति बैठता है तो बहुत सारा देश भाग लेता है, तो उसमें रूस प्रस्तुत किया पवित्र संघ की योजना, पवित्र संघ की योजना जो था रूस मतलब ये प्रस्तुत किया। प्रस्तुत कब किया था, तो ये किया था आप लोगों को 26 सितंबर 1815 में किया था। ये कहाँ पे किया था, तो वियना कांग्रेस का जो बैठक हुआ था पेरिस में हुआ था, कहाँ पे, पेरिस में हुआ था। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में, तो ये फ्रांस मत मार दीजिएगा, ये मतलब उस देश में हुआ था जी, लेकिन किसने किया था ये प्रश्न मतलब दिया गया था, किसने किया था, तो ये किया था आप लोग को रूस ने। कब किया था, तो ये आप लोग को 26 सितंबर 1815 में। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा यही दे सकता है आप लोग को, या कोई पूछे भी तो वियना कांग्रेस कब प्रस्तुत मतलब वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये आप लोग को 1815 में किया गया था, लेकिन आप लोग को 26 सितंबर भी जान लीजिए, बस डिटेल्स के लिए आप लोग को गहराई से बताते हैं, ताकि आप लोग जिसे कहने का मतलब ये है, देखिए कोई भी टीचर को नॉलेज होना चाहिए 200%, कितना हो जाए 200% होना चाहिए। बाबू देखिए ध्यान दीजिए, 200% टीचर को नॉलेज होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमको जितना नॉलेज है हम आप लोग को पूरा पूरा नॉलेज दे पाएंगे, कभी नहीं,
जैसे कहने का मतलब कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, जैसे हम भी पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हम वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब मेरे अंदर भी दिल में डर है, या हो सकता है कुछ बात को लेकर मतलब मेरे अंदर से पूरा बात ना निकल पाए, ऐसा भी हो सकता है। हम पूरा प्रयास करेंगे आप लोग को तो पूरा योगदान हम अपना दे पाएँ, लेकिन मान लीजिए हमको जानकारी है 200%, तो 200% में से मान लीजिए मेरे अंदर 20% छुप जाए, या मान लीजिए 50% छिप जाए, तो भी हम कितना देंगे, 150% हमको देना है। मतलब सभी टीचर को 150% देना चाहिए लड़कों को, और 150% हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को 120% आप लोगों को अपने माइंड में कैप्चर कर लेना है। 120% आप लोग अपने माइंड में कैप्चर कर लेंगे। मतलब जैसे कहने का मतलब हम जितना आप लोगों को समझा रहे हैं, जितना बता रहे हैं, आप लोग पूरा का पूरा का दिमाग में रख लीजिएगा, नहीं ना। मतलब आप लोग 120% ग्रहण कीजिएगा। हम मान लीजिए हमको 200% पता था, हमको पता है 200% में दोगुना पता है, लेकिन हम जब पढ़ाने आएंगे तो वो आप लोग कितना दे पाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 150%, नहीं तो 180% मान लीजिए, तो 150% दिए। और 150% में से आप लोग मेरे द्वारा सुने और ध्यान में रखें 120%। अब 120% में से 20% आप भूल जाएंगे कुछ दिनों के बाद, या वीडियो देखने के बाद 20% भूल जाएंगे, तब आपके दिमाग में 100% रहेगा। 100% से आप लोग रिजल्ट अच्छा खासा कीजिएगा, परफॉर्म, ये बात जान लीजिए। इसीलिए कोई भी टीचर को दुगना परफॉर्मेंस देना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को जो 27 नंबर था बीएना कांग्रेस के पवित्र संघ, तो यहाँ पे देखिए ये बीएना कांग्रेस के बैठक, अब बीएना कांग्रेस के बैठक में यही भाई साहब हैं जो कि रूस के तरफ से ले गए हैं, ये पवित्र संघ की योजना आप प्रस्तुत किए हैं, आप दिखाए हैं इनको। तो यहाँ पे आप लोगों को जस्ट टेबल जैसा यहाँ पे लगा हुआ है, दिखाए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। तो हालांकि पवित्र यही है बीएना कांग्रेस। अब बीएना कांग्रेस कब हुआ था, 1815 में, ठीक ना। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी लिखा गया है बीएना कांग्रेस। चलिए आगे यहाँ से बढ़ते हैं, यानी 27 नंबर के बाद हम आप लोग को 28 नंबर देखते हैं। 27 नंबर का आंसर क्या हो गया आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए, यानी 27 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए यहाँ पे आप लोग को 28 नंबर देखिए, 28 नंबर यहाँ पे देखिए, 28 नंबर जो है यहाँ पे देखिए दिया गया है आप लोगों को, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे। देखिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध, 3 गो युद्ध लड़े थे, तब जाके जर्मनी के एकीकरण हो पाया था। कितने युद्ध लड़े थे, 3 युद्ध। हालांकि आप लोगों को क्वेश्चन में ही आंसर देखिए फिगर हम डाल दिए हैं, तो सीधे एगो बचवा है हाथ निकाल के 3 बता रहा है कि देखिए 3 गो युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे बाबू, 3 गो। तो देखिए जर्मनी के एकीकरण कराने के लिए बिस्मार्क क्या किए थे, 3 गो युद्ध किए थे। खैर सबको दिख रहा था यहीं पे, आप लोग को लगता है कि सर भी देखिए ना कितना मजेदार चीज डाल दिए हैं। यहाँ क्वेश्चन दिखाए हैं, यहाँ आंसर दिख रहा है चित्र की वो मदद से। बबुआ लेखा क्वेश्चन देखो बाबू, 3 गो, इसी तरह से उंगली। तो खैर चलिए हमारा ये तो मान लीजिए अच्छा है कि पीडीएफ इस तरह से हम डाले हुए हैं कि आप लोगों को दिख रहा है, ठीक ना। चलिए तो 28 के जो आंसर हो गया आप लोग को 3, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। तो चलिए हम 29 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 29 नंबर जो प्रश्न है आप लोग यहाँ पे देखिए, 29 नंबर देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो देखिए यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी बाबू, तुर्की की हुई थी। और तुर्की को पता है क्या कहता है, तुर्की को पता है क्या कहता है, तुर्की यहाँ पर टर्की देख सकते हैं, टर्की की राजधानी अंकारा है ना। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है, याद रखिएगा तुर्की की राजधानी अंकारा। और यहाँ पे ये जो तुर्की है, तो तुर्की का राजधानी अंकारा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में ये बेचारा तुर्की हार गया था और कमजोर पड़ गया था। इतना कमजोर ना, तो इसको यूरोप के मरीज कहने लगा लोग, यूरोप के मरीज कहने लगा। देखिए ये मतलब कमज़ोर था नहीं। जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, तो आप लोग क्या हैं, जैसे आप लोग हैं तो आप लोग अभी मतलब मजबूत हैं, अभी क्या है आप लोग मजबूत हैं, हेल्दी है, पहलवान है, ठीक। लेकिन आप कमज़ोर पड़िएगा तभी ना मरीज कहा जाएगा। तो ये भी कमज़ोर पड़ा था तभी मरीज कहा जाता है, ये नहीं तो शुरू से था। जो शुरू से कमज़ोर पड़ता है उसको मरीज कहते हैं, नहीं ना। मतलब पहले मान लीजिए मजबूत थे, थोड़ा समय के लिए हो गए, तो ये भी बेचारा मतलब कमज़ोर पड़ गया, तो इसको यूरोप के मरीज कहे जाने लगा। आइए कोई पूछेगा कब कहा जाता था यूरोप के मरीज, मतलब अभी के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो ये कहलाता था 5वीं शताब्दी में। कब कहलाता था, 5वीं शताब्दी में ही यूरोप के मरीज कहे जाते थे, यह कहलाता था, ठीक है। तो 29 का आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, कि तुर्की की हुई थी। तो तुर्की का आंसर मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग को। 29 का जो आंसर हो गया आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहता है। आहा हा, ये देश ऐसा मस्त है ना, देश को देखते प्यार हो जाएगा। अरे देश में खासियत है, खूबी है, एकदम कहिए मत। ये देश ऐसा इतना मतलब देखिए आप लोग को चित्र से ही दिख रहा होगा, तो देश कितना प्यारा है, प्यारा देश है तभी तो प्यारा चित्र डाला गया है, बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए बाबू
यूरोपीय सभ्यता और सभ्यता का पालना, जैसे मान लीजिए सभ्यता के पालना किसे कहता है, तो पालना जो जो मतलब देखने में सुंदर या हर चीज़ में सुंदर होगा, विधि व्यवस्था संस्कृति सभ्यता वहाँ का सुंदर होगी, तभी ना लोग उसको झूला झुलाएगा, पालना खिलाएगा। यानी कहने का मतलब है यूरोपीय सभ्यता के पालना किसे कहता है, तो ये कहता है आप लोगों को यूनान को। क्या कहता है? यूनान को। इसका नाम ग्रीक भी था, मतलब लोग इसको ग्रीक के नाम से भी पहले जानते थे, जो कि यूनान है। क्या है? यूनान है, ग्रीक। यहाँ पे अब यूनान कहा जाने लगा कब से, तो 15वीं शताब्दी से मैंने यूनान का मतलब यूनान कहने जाने लगा। ये मतलब 15वीं शताब्दी से मैंने पहले ये आप लोग को ग्रीक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रीक, है ना। चलिए यहाँ पे आप लोग इस तरह से याद रखिएगा, तो इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो 30 का आंसर है यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहता है। यूनान देख लीजिए यहाँ पे, ठीक ना। तो हालांकि ये क्वेश्चन का छाप छूट गया होगा आपके अंदर, आपके ऊपर, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप भूलेंगे नहीं, अब भूलना भी नहीं चाहिए। वो इंसान क्या जो मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन भूल जाए, प्रश्न भूल जाए, समझ रहे हैं ना। चलिए तो यहाँ पे आप लोग 30 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न दिखाते हैं आप लोग को। इसमें देखिए आप लोग को कोई भी हम वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों को देखते होंगे कि बहुत ही आराम आराम से बताते हैं, क्योंकि देखिए हड़बड़ी में करके आप लोग गड़बड़ी ही करेंगे। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी काहे लिए कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। आहा, ये देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, लोग यहाँ पे लाइन लगाए है एकदम राजमहल में जाने के लिए, ढुकने के लिए। क्या करेगा? फोड़ देगा का? किस देगा का? पारो पर मुआएगा का? हमारे में पहले ही से भीड़ लगा है, फिर इसमें लाइन लगैले है। और लाइन देखिए कैसे लगा है, ऐसे तिरछी मार डिस्को डांस कर रहा है पागल। देखिए घुमा घुमा के ये लोग ढुक रहा है। हम रहते तो सीधे चले जाते भाग, तो लाइन का लगना है, ठीक ना। अमिताभ बच्चन के डायलॉग सुने हैं ना कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो सोचिए ये बेचारा लोग लाइन में लगा हुआ है, जा रहा है। खैर वो पता नहीं, शायद कौन जानवर और हथियार लेके जा रहा होगा, चाहे कुछ। चलिए इसमें ड्रेस भी अलग अलग पहना है, क्या है दिखाते हैं आपको, बताते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। अच्छा, एक्ट ऑफ यूनियन पारित हो रहा था तो ये लोग भीड़ लगाया था, सही बात है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। यहाँ पे देखिए एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था, तो एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था 1707 में। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था, 1707 में, है ना। अच्छा, मतलब देखिए एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था 1707 में, मतलब ये जान रहे हैं एक्ट ऑफ यूनियन मतलब करके ये क्या किया गया, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मतलब मिला दिया गया। ये ग्रेट ब्रिटेन कहता था, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला के ग्रेट ब्रिटेन कहता था। स्कॉटलैंड और यूरोप, सॉरी स्कॉटलैंड और मतलब ब्रिटेन को मिला देते थे तो आप लोग को मतलब ग्रेट ब्रिटेन कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रेट ब्रिटेन था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड कहिए, मतलब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला दीजिए तो ग्रेट ब्रिटेन कहलाता था, ठीक ना। ये आप लोग को, खैर आप लोग को वो तो जानकारी के लिए हो गया, वो चीज़ आप लोग जान गए। लेकिन एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था? 1707 में, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न देखिए। अब 32 नंबर जो यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए 32 नंबर, चलिए 32 नंबर कह रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हो। वाह, नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड भी कहता है। यहाँ पे देखिए ये कोड डी नेपोलियन लीग्रैंड, तो यहाँ पे देखिए यही नेपोलियन है, नेपोलियन कोड कहा जाता है, नहीं तो नेपोलियन संहिता कहता है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था, तो नेपोलियन संहिता या मतलब ये आप लोगों को नेपोलियन संहिता किस वर्ष या नेपोलियन कोड भी कहता है, तो नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता लागू हुआ था 1804 में। कब हुआ था? 1804 में। 1804 किस में? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेपोलियन संहिता या मतलब नेपोलियन कोड आप लोगों को लागू हुआ था 1804 में, तो 1804 आप लोग को आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आप लोगों को नेपोलियन कोड भी दे सकता है और नेपोलियन संहिता भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों को नेपोलियन संहिता ही देता है। ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है प्रश्न देगा आप लोग को एग्जाम में, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। 1804 यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 32 का आंसर आप लोग को डी हो गया। हालांकि आप लोग को थोड़ा डिटेल से भी जानना होता है। ये देखिए फ्रांस की सिविल संहिता है, क्या है ये? फ्रांस की सिविल संहिता है, ठीक। फ्रांस की सिविल संहिता, ऐसे मान लीजिए फ्रेंच भाषा में कहेंगे तो फ्रेंच आधिकारिक जो नाम है इसका कोड सिविल डेस फ्रांसीसीएस, तो कोड सिविल डेस फ्रांसीएस है ना। इसे नेपोलियन भी कोड भी कहा जाता है। और नेपोलियन कोड को देखिए इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है कि कोड सिविल डेस फ्रांसीएस, कोड डिबिल मतलब कोड सिविल डेस फ्रांसीएस, इसको नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता इसी को कहा जाता है। मतलब फ्रांस की सिविल संहिता है। क्या है? फ्रांस की सिविल संहिता है। नेपोलियन संहिता कोई फ्रांस की सिविल संहिता कहलाता है, आप लोग के लिए नहीं है, मैट्रिक वाला में देगा नहीं, बस यही देगा कि नेपोलियन कोड कब लागू हुआ था या नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये हुआ था आप लोग को 1804 में, जिसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोग 33 नंबर प्रश्न देखते हैं।
यहाँ पे देखिए आप लोग दिए गए हैं आप लोग को 33 नंबर, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई था। एकदम मस्त क्वेश्चन है, सुपर डुपर क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो कार्बोनारी की स्थापना कब किया गया था, तो देखिए कार्बोनारी जो था 1800 से ही मतलब सक्रिय ये हो गया था, लेकिन जब कार्बोनारी की स्थापना जब हुआ तो ये 1810 में हुआ था। कब हुआ था, 1810 में। स्थापना जब भी पूछेगा कार्बोनारी की स्थापना तो ये आप लोग को 1810 में हो गया था। कार्बोनारी के जो सदस्य था, तो कार्बोनारी के सदस्य कौन था, तो आप लोग को थोड़ी देर पहले ही बताए हैं। तो कार्बोनारी के जो सदस्य था ये आप लोग को मतलब मेजनी था। कौन था, आप लोग को मेजनी था। यहाँ पे आप लोग कार्बोनारी के सदस्य था मेजनी, जो कि 25 नंबर में था। 25 नंबर हम आप लोग को फिर से दिखाना चाहेंगे, 25 नंबर हम आप लोग को फिर से दिखाना चाहेंगे। फिर से यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिएगा तो थोड़ा इधर उधर करने से मतलब नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे दिए गए हैं आप लोग को। देखिए कार्बोनारी के, यही है कार्बोनारी। तो मेजनी के संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनारी से था, बताए हैं ना जी आप लोग को। तो कार्बोनारी की स्थापना कब हुआ था, 1810 में। तो ये आप लोग को उस समय भी बताए थे आप लोग को। ये सक्रिय कब से कब तक था, तो 1800 से 1831 तक सक्रिय था कार्बोनारी। और मेजनी इससे संबंध रखता था। ये आप लोग का कार्बोनारी की स्थापना हुआ था 1810 में। तो यही वाला जो आप लोग को यहाँ पे मतलब क्वेश्चन था, ये को प्रश्न नंबर मतलब 25 में जो आंसर था आप लोग को कार्बोनरी, यहाँ पे ये 25 नंबर वाला जस्ट दिया गया है आप लोगों को इसमें। तो 25 नंबर वाला दे दिया गया है आप लोगों को सीधा सीधा। यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न में, 33 नंबर प्रश्न पे हम लोग फिर से चलते हैं, देख लेते हैं, ठीक ना। आप लोग के लिए बस आप लोग ध्यान देते रहिए, समय मेरे को दिया कीजिए, बाकी तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। देखिए यहाँ पे 33 नंबर का कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो कार्बोनरी की स्थापना हुआ था 1810 में, जो कि आप लोग को समझ में भी आ गया और कोई पे कोई दिक्कत भी नहीं रहा होगा। चलिए यहाँ पे आप लोग को 1800 मतलब ये 10 में हो गया था, ठीक ना। अच्छा, ये कार्बोनरी की स्थापना जो हुआ था ये कहाँ के हुआ था, तो इटली के नेपल्स में कोई मैंने जेसेप मेजनी ने किया था। मतलब जेसेपे मेस्सिनी होगा, जेसेपे मेस्सिनी ये किया था कार्बोनरी के स्थापना 1810 में किया था। ये कहाँ पे किया था, तो ये किया था मतलब इटली के नेपल्स में, इटली के नेपाल्स में किया था। चलिए इटली में कोई जगह होगा ना नेपाल्स, वहीं पे किया था। चलिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। 34 नंबर कह रहा है चार्टिस्ट आंदोलन, मतलब चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा कि विदेशी नाम है, मतलब इंग्लैंड के नाम है। तो यहाँ पे देखिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था, तो यहाँ पे विदेशी नाम है, इंग्लिश नाम है। यहाँ पे चले जाइए इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन था मतलब ये कहाँ संपन्न हुआ था, तो ये हुआ था आप लोग को इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में मतलब कहिए कि ब्रिटेन में हुआ था। ये हुआ था 1838 से 1848 की राजनीतिक सुधार के लिए हुआ था। क्यों हुआ था, राजनीतिक सुधार के लिए 1838 से 1848 तक हुआ था। ये चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, या कहिए कि ब्रिटेन में हुआ था। तो ब्रिटेन तो नहीं है ऑप्शन में, आप लोग को इंग्लैंड हो जाएगा आंसर। यानी 34 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। यही वो आंदोलन है चार्टिस्ट आंदोलन। कौन सा आंदोलन, चार्टिस्ट आंदोलन। ये राजनीतिक सुधार के लिए किया गया था। ये हुआ था 1838 से 1848 के बीच में हुआ था। चलिए इसके बाद आप लोग 34 के बाद आप लोग 35 नंबर देखिए। अब 35 नंबर यहाँ पे देखिएगा, तो 35 नंबर जो यहाँ पे कह रहा है, देखिए 35 नंबर कह रहा है आप लोग को नौ गुएल्फ एक आंदोलन कहाँ हुआ था। अब देखिए जो ये भी क्वेश्चन मतलब कई बार एग्जाम में दिया है, नौ गुएल्फ आंदोलन जो था मतलब कहाँ हुआ था, तो नौ गुएल्फ आंदोलन हुआ था आप लोग को इटली में। कहाँ हुआ था, इटली में। तो नौ गुएल्फ कभी भी क्वेश्चन देखिए इससे ज़्यादा जुड़ा मतलब बात है नहीं, मतलब बुक भी आप लोग पढ़ेगी ज़्यादा है नहीं। नौ गुएल्फ आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में, आप लोग याद रखिएगा। यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो 35 का आंसर हो गया आप लोग को, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो गया। चलिए यहाँ पे अब आप लोग को 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यही है इटली। खैर आप लोग को दिख रहा है इटली की राजधानी रोम होता है। क्या होता है आप लोग को, इटली की राजधानी रोम। देखिए राजधानी भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा, आपकी जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही हेल्पफुल और अच्छा और रहता है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिए गए हैं 36 नंबर, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। अब देखिए वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग डिटेल से थोड़ा बहुत जान लीजिए कि वियना मतलब राष्ट्र में तो कौन मतलब सम्मिलित नहीं था वियना कांग्रेस में। तो देखिए वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो यहाँ पे सबसे पहले 4 ऑप्शन है, वो तो बात छोड़ दीजिए। हम लोग पहले थोड़ा बहुत कुछ जानकारी दिया है तो मेरे द्वारा ये दिया गया है, तो ये आप लोग को पढ़ना भी चाहिए। इस सम्मेलन में मतलब ये सम्मेलन जो है, इस सम्मेलन में यूरोप में कई छोटे
छोटे छोटे देश शामिल हुए। देखिए बात समझिए, इस सम्मेलन में जो हुआ था, जो सम्मेलन था वियना कांग्रेस, अब वियना कांग्रेस हुआ था तो ये आप लोगों को उसमें कई छोटे छोटे देश शामिल हुए, लेकिन मतलब किंतु नीति निर्माण के मतलब नीति निर्माण जो पॉलिसी इसका बनाया था, नीति निर्माण के संबंध में 4 मुख्य देश प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। मतलब 4 को मेन था इसका। मतलब जो वियना कांग्रेस के मतलब ये सम्मिलित हुआ, मतलब वियना कांग्रेस की बैठक हुआ, तब उस बैठक में आप लोगों को 4 को जो प्रतिनिधि देश था वो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये नेता थे, मतलब इसके नेता थे ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। ऑस्ट्रिया देश मतलब मेन था, उसमें ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक था। ये बात को भी याद रखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रश्न और पूछता है आप लोग को, ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। आप लोग प्रश्न बताए हुए हैं, ये इसी में दिख रहा है आप लोग सामने। अच्छा, रूस का जार, जार मतलब क्या होता है? ये भी प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देता है। जार का मतलब होता है रूस के सम्राट। जार का मतलब रूस के सम्राट, सम्राट ही वहाँ के मालिक होता है, मतलब राजा होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर रूस को सम्राट, मान लीजिए हम लोग के देश में राजा कह रहे हैं, राजा, ठीक। तो चीन अपना राजा कहेगा, चाऊ मुई कहेगा, वो चाऊ चाऊ करता है अपना, मतलब चे चे पे पे चू चू चे करेगा। वही मतलब कहने का मतलब चीन अपना भाषा में कुछ कहेगा, तो रूस अपना भाषा में ये जार कहता है। क्या कहता है? अपना सम्राट या अपने मालिक या मेन को जार कहता है। मेटरनिक अपने आप मेन जो रहता है उसका चांसलर कहलाता है। तो रूस के जो मतलब जार था एलेक्जेंडर था, एलेक्जेंडर। अच्छा, इंग्लैंड के विदेश मंत्री थे कैसराले था, ठीक ना। अच्छा चलिए, यहाँ पे आप लोगों तथा फ्रांसीसी विदेश मंत्री तैलारा था, तैलारा, बाहर है एकदम हरामी जैसा नाम है इसका, तैलारा नाम ऐसा अच्छा रहता है। चलिए, तो आप लोग ये बताइए कि इसमें से 4 गो मेन था। कगो था? 4 गो मेन। एगो ऑस्ट्रिया था, एगो रूस था, एगो इंग्लैंड था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एगो फ्रांस था। आप लोगों को 4 देश हो गया, लेकिन इसके अलावे भी जो मेन देश है वो नहीं हुआ था। यही 4 गो अपने मेन था, वो शामिल ही नहीं हुआ। वो देश है सम्मिलित, मतलब सॉरी, वो देश है क्या? जर्मनी। चलिए, जो 36 का आंसर आप लोग को हो गया सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी हो गया। चलिए, तो आप लोग वियना कांग्रेस आप लोग समझे होंगे। तो वियना कांग्रेस में आप लोगों को ये पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत किया गया था। ये चित्र आप लोग को देख के समझ में आ रहा है कि जब ये चित्र दिखा रहे थे तो आप लोग को बताए थे ये है आप लोग को पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत किया गया है, ये दिखा रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए, इसके जो आंसर आप लोग को ये था ऑप्शन नंबर डी, तो 36 का डी हो गया। चलिए, हम 37 नंबर प्रश्न को दे लेते हैं। हालांकि चित्र से चलिए कुछ तो याद हुआ है, कुछ तो समझ में आया। चलिए, यहाँ पे 37 नंबर जो प्रश्न है आप लोगों को कह रहा है, 37 नंबर, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? अब सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, तो ये तो इसका आंसर आप लोगों को सीधा सीधा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। चलिए, तो 37 के जो आंसर है आप लोग को सी हो गया। अच्छा, सेडोवा के युद्ध जब हुआ था तो किसके किसके बीच हुआ था, ये भी जानना जरूरी है जी। तो ये देखिए, हुआ था आप लोग को फ्रांस परासा युद्ध कहलाता है, मतलब फ्रांस और परासा के बीच में हुआ था, फ्रांस परासा के बीच हुआ था, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे फ्रांस की हार कब हुई थी? तो फ्रांस की हार हुआ था 1 सितंबर 1870 को हुआ था। कब हुआ था? फ्रांस की जो मतलब हार हुई थी 1 सितंबर 1870 को हुई थी। तो इसमें आप लोग को ये सब हारने के बाद सेडोवा के जो युद्ध है, मतलब ऑप्शन के अनुसार ये ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया हारा था, ठीक ना। तो आप लोग को जो 37 नंबर है इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए, यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग को जब हार होता है ना तो यहाँ पे कुछ चीज़ लिखवाया जाता है, यही लिखवाया गया है यहाँ पे। चलिए, तो सेडोवा के युद्ध के बाद लिखवाया गया है। यहाँ पे देखिए आप लोग 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, परासा का शासक कौन था? वाह, देखिए ये आप लोग कुछ भी कहिए, क्वेश्चन बहुत मस्त है, लेकिन एग्जाम में देता नहीं है, इसकी कमी कर देता है, थोड़ा सा यही दिक्कत है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत मस्त है। परासा का शासक कौन है? तो आप लोग देखिए, परासा का जो शासक है विलियम प्रथम है, विलियम या विलियम है, यहाँ प्रथम है, आप लोग को विलियम प्रथम है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। 38 के आप लोग को डी हो गया। चलिए, यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न दिए गए आप लोग को, मेटरनिक कौन था? अरे वाह, अरे वाह, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो था आप लोगों को ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अभी कुछ देर बाद पहले हम पर बताए हैं कि नहीं बताए हैं कि मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक ना। चलिए, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को 39 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर। यहाँ पे चलिए आप लोग
यहाँ पे जो दिया गया 40 नंबर जो प्रश्न दिया गया है आप लोग को, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ को स्थापित किया? वाह, यहाँ पे जो नेपोलियन था जर्मनी में एक संघ का स्थापना किया था, वो है राइन संघ। क्या है? राइन संघ। आप लोग को बता दिए हैं ये आप लोग को, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ को स्थापित किया था? तो राइन संघ। राइन संघ है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में। तो जो 40 का आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइन संघ की जो स्थापना हुआ था यहाँ पे आप लोग को 12 जुलाई 1806 को हुआ था। आप लोग डिटेल्स में जानना भी जरूरी है। 12 जुलाई कब हुआ था? 12 जुलाई आप लोग को 1806 में हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 1806 में हुआ था। ठीक, ये कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। मतलब पेरिस में ये हुआ था। जर्मनी का मतलब ये 16वां राज्य शामिल हुआ था। मतलब जर्मनी में 16 गो राज्य शामिल किया गया था। कब को? जर्मनी में 16 गो राज्य शामिल किया गया था। ये कब हुआ था आप लोगों को? तो ये हुआ था आप लोगों को सीधा सीधा यहाँ पे जो था आप लोग को, यहाँ पे ये हुआ था आप लोग को 1806 में। मतलब 12 जुलाई 1806 में जर्मनी में मतलब 16 गो राज्य स्थापित किया गया। तो नेपोलियन था जर्मनी में राइन संघ लाया। राइन संघ में 16 गो संघ ला के शामिल किया। 16 गो मतलब राज्य ला के शामिल किया 1806 में। ठीक ना? तो चलिए जो 40 का आंसर हो जाएगा आप लोग को राइन संघ। आप लोग को ज़्यादा जानकारी याद नहीं करना है, थोड़ा बहुत बस सुन लेना है। जिसको याद है या किसी को अन्य जरूरत है, एडवांस की तरफ तैयारी करना चाहता है, तो वो उसके लिए जरूरी है। खैर आप लोग के जो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ स्थापित किया था, तो ये राइन संघ था, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। तो 40 का आंसर है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम 41 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 41 नंबर के बाद आप लोग 41 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 41 नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया है आप लोग को, देख सकते हैं कि लाल कुर्ती के टुकड़ी के गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती की टुकड़ी के गठन किसने किया गया था? यहाँ क्वेश्चन को रुकिए जी, देख लीजिएगा बाद में। अभी ये लाल लाल फोटो हम लोग को ध्यान खींच रहा है, मार लाल लाल देख रहे हैं, ये खतरा का निशानी लगाया गया है। अब बताइए, ये ध्यान नहीं खींचेगा तो है खींचेगा, पढ़ने वाला लगा के तो है ध्यान खींच रही है सब पगली लोग। अब देख लीजिए, लाल लाल पहन के हमको लग रहा है लाल घाघरे पहन ली है। अब पवन सिंह गाना चल रहा है लाल घाघरा वाला, आप लोग सुने ही होंगे। गाँव टोला कस्बा हिलैलू गली गली, देखते तो के लोगन में मचे खलबली, कैले बाबा वाले हो बंगाल आगरा, कैले बा कमाल हमारे लाल घाघरा। हे पगली के ताऊ कमाल कैले बा, देख सकते हैं। बाल देख रहे हैं, इसका स्टाइल पोज मारने का, हाथ पैर सब देख लीजिए इसका। इसको मत देखिए पगलियों को, दोनों को छोड़ दीजिए। इस पे आइए, लाल सेना का जो लाल टुकड़ी का सेना है, यहाँ पे जो लाल कुर्ती का है जी, लाल कुर्ती की जो टुकड़ी है उस पर ध्यान दीजिए। तो लाल कुर्ती इसमें पहनी है, ये सेना का टुकड़ी है। क्या है? सेना की टुकड़ी है, लेकिन लाल कुर्ती पहनी है। इसके चक्कर में इसका नाम पड़ गया है लाल कुर्ती की टुकड़ी। और लाल कुर्ती की टुकड़ी जब कहेगा तो आप लोगों को गैरीबाल्डी होगा। क्या होगा? गैरीबाल्डी। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल होता है। इससे 3 प्रश्न तैयार होता है, 3 तरह के। देखिए कंफ्यूज कैसे हो रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुनिए। अब ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा। तो लाल कुर्ती की टुकड़ी कहेगा तो गैरीबाल्डी, लाल कुर्ती की टुकड़ी कहेगा मतलब लाल कुर्ती की मतलब टुकड़ी के गठन या स्थापना या किसने बनाया था, तो गैरीबाल्डी बनाया था। ये तो आप लोग को हो गया। इसका आंसर आप लोग को जो कि 41 का आंसर डी हो गया। लेकिन इसके अलावे भी 2 चीज़ है। लाल सेना का किसने गठन किया था? तो देखिए लाल सेना आ जाएगा तो आप लोग को लियोन ट्रॉट्स्की मारना है। तो हालांकि लियोन देता है या नहीं भी देता है, ट्रॉट्स्की जरूर देगा। तो ट्रॉट्स्की पे आप लोग सही कीजिएगा, मतलब लियोन ट्रॉट्स्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की किए थे। ठीक ना? अच्छा, लाल कुर्ती के टुकड़ी किए थे ये गैरीबाल्डी किए थे। ठीक। अच्छा, एगो भारतों में है जो कि भारतों में इनको मन नहीं लगा, ये भी एक नाम रखें, लाल कुर्ती सेना रखें। लाल कुर्ती सेना, बात समझिए, लाल कुर्ती सेना। ये कौन थे? तो ये आप लोग के थे सीमांत गांधी, जिनको खान अब्दुल गफ्फार खां थे। क्या थे? खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी लाल कुर्ती के मतलब लाल कुर्ती के सेना के गठन किए थे। ठीक ना? मतलब अब्दुल गफ्फार खां, मतलब खान अब्दुल गफ्फार खां। मतलब इसका मतलब ये कब किए थे? तो ये 1928 में किए थे। अच्छा, लाल सेना का गठन कब हुआ था? तो लाल सेना का गठन हुआ था 1918 में हुआ था। और लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की किए थे। ये आप लोग को लाल कुर्ती की टुकड़ी के गठन किए थे गैरीबाल्डी। ठीक ना? अच्छा, मान लीजिए आप लोगों को लाल कुर्ती सेना कहेगा, लाल कुर्ती सेना कहे तो खान अब्दुल गफ्फार खां या नहीं तो सीमांत गांधी कहता है। ये किए थे आप लोगों को 1928 में किए थे। कब किए थे? 1928 में। तो आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्टी जैसा है, 3 एक ही जैसा है ना, तो तीनों जानकारी आप लोग को दे दी है। थोड़ा सा ध्यान रख के बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम 41 के जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। यहाँ पे आप देखते हैं 42 नंबर प्रश्न को। 42 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे 42 नंबर देखिए, 42 नंबर। अब 42 नंबर जो प्रश्न है हमारा कह रहा है
कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, मतलब राष्ट्रवाद के अवधारणा का जो जन्म हुआ तो किस घटना से हुआ। तो सबसे पहले मतलब देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से प्रेम और लगाव के भावना के विकास करना, ठीक ना। तो ये देखिए आप लोग को मतलब कहिए कि देशभक्ति करना है ना, देश का भक्त बनना, ये राष्ट्रवाद है, मतलब वतन परस्ती बनना, ठीक। तो राष्ट्रवाद जानेंगे। अब देखिए राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म हुआ, मतलब राष्ट्रवाद सब लोग अपने देश से क्यों प्रेम करने लगा। और मान लीजिए कि कोई कहा जाएगा सब लोग अपने देश से प्रेम करने लगा, तो क्यों, चाहे मतलब किस घटना क्या हुआ ऐसा चीज, तो सब लोग अपने देश से प्रेम करने लगा, तो वो माना जाता है पुनर्जागरण। क्या माना जाता है, पुनर्जागरण। हालांकि चित्र से थोड़ा समझ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई देश है और सोया हुआ है, जग गया और कुछ करने लगा। जैसे मान लीजिए आप हैं तो सो गए हैं, और जब जगेंगे तो आप कुछ ना कुछ करेंगे काम धंधा। तो मान लीजिए कहा जाएगा पहले कुछ नहीं करते थे, अब तक कुछ ना कुछ करने लगे। तो उसी तरह से कोई देश है, कुछ नहीं करता था, गुलाम था, तो गुलाम था, कोई जो अपने जुल्म में सह रहा था उसी तरह से कर रहा था, तो उस क्या सोया हुआ कहा जाएगा। लेकिन वो देश जब जगेगा तो कुछ ना कुछ करेगा, तो वही कुछ ना कुछ करने लगा, तो उसको कहा जाता है पुनर्जागरण हो गया। मतलब उद्देश्य का पुनर्जागरण हो गया, मतलब उद्देश्य फिर से जग गया। अच्छा, मतलब देखिए मान लीजिए पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जगना। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जगना, ठीक ना। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो संस्कृति एवं धार्मिक प्रगति आंदोलन एवं युद्ध हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। मतलब देखिए 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच, 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ कि यूरोप में संस्कृति और धार्मिक मतलब प्रगति हुई। संस्कृति को बढ़ावा, मतलब पूजा पाठ करना, ये सब बढ़ावा मिला उन लोग को। संस्कृति और मतलब में ये संस्कृति और आप लोगों को ये धार्मिक मतलब प्रगति हुई। प्रगति हुआ तो इसलिए आंदोलन हुआ, युद्ध हुआ। इस कारण क्या हुआ, मतलब ये पुनर्जागरण हुआ, मतलब फिर से देश जग गया। यहाँ पे समझिए, देखिए ये मतलब कैसे जग गया कि कुछ न कारण इसके लिए भी हुआ होगा। जैसे राष्ट्रवाद का उदाहरण हुआ तो पुनर्जागरण से हुआ। अब पुनर्जागरण क्यों हुआ तो इसका भी कारण समझ लीजिए, एकदम गहराई से समझते चलिए। इतिहास पढ़ रहे हैं आप लोग। कुस्तुनतुनिया के पतन, तो कुस्तुनतुनिया का पतन 1853 हुआ था। ये प्रश्न भी आप लोग को दे देता है, लेकिन जान लीजिए कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था 1453 में। 1453 में क्या किए थे, उस्मानी तुर्क ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया। देखिए 1453 में उस्मानी तुर्क ने कुस्तुनतुनिया पे पतन, मतलब कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया। और कुस्तुनतुनिया ज्ञान विज्ञान के केंद्र था। कुस्तुनतुनिया जो था ज्ञान विज्ञान के केंद्र, मतलब वहाँ के लोग जो थे मतलब बहुत मतलब अच्छे थे, मतलब ज्ञानी थे। वहाँ पे लोग जो थे विद्वान थे, मतलब उनको बहुत सारा नॉलेज था। संस्कृति पूजा पाठ या मतलब हर चीज़ का मतलब अच्छा व्यक्ति कुस्तुनतुनिया पे थे। यहाँ पे कुस्तुनतुनिया पे जो तुर्क उस्मानी तुर्क लोग हैं, तो उस्मानी तुर्क 1453 में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करेगा और उस पर जुल्म ढालेगा, तो वहाँ के लोग विद्वान क्या करेंगे, भाग जाएंगे। तो यहाँ पे वही काम किए। तो कुस्तुनतुनिया ज्ञान विज्ञान के केंद्र था। तुर्कों के विजय के बाद, मतलब जब उस्मानी तुर्क जीत गए और वहाँ पे राज कर लिए, तो वहाँ पे कुस्तुनतुनिया के मतलब जैसे विजय जब हो गया, तो कुस्तुनतुनिया भागकर यूरोप के देशों में शरण लिए। तो कुस्तुनतुनिया के जो लोग थे या विद्वान लोग, तो सब भाग के कहाँ शरण लिए, यूरोप के अंदर शरण लिए। यूरोप के अंदर शरण लिए तो कहने का मतलब उन्होंने क्या किए, तो ये लोगों को ध्यान आकृष्ट किया। विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो सबका यूरोप में जाकर चले गए। कुस्तुनतुनिया से भाग के यूरोप में जाके सबका ध्यान आकृष्ट किए, अपने ओर खींचे। तो अरे पागल तुम लोग क्या कर रहा है, गुलाम बना के रह रहा है सब लोग, ये जागो, सब लोग का विकास करो, सब लोग का बौद्धिक विकास करो, बौद्धिक जागरण की मतलब बुद्धि को जगाएं, बुद्धि को विकास कराएं, है ना। तो बौद्धिक जागरण हुआ। तो यहाँ पे मतलब बौद्धिक जागरण हुआ, मतलब सबका ध्यान आकृष्ट किए। तो इससे लोगों में क्या हुआ, प्राचीन ज्ञान के प्रति श्रद्धा और साथ साथ नवीन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो मतलब लोगों को मतलब श्रद्धा बढ़ा और जिज्ञासा उत्पन्न हुआ। तो हाँ सही बोल रहा है, हमारे देश के लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसा वो ज्ञानी विज्ञानी है तो मतलब बता रहा है ऐसा करना चाहिए। तो उनका लोग बात मान के उनके जैसा करने लगा। यही जिज्ञासा जब पैदा हो गया, तो इसी को पुनर्जागरण की आत्मा कहता है। मतलब मन में जिज्ञासा पैदा होगा कि हम लोग लड़ेंगे, हम लोग किसी का गुलाम नहीं रहेंगे, हम लोग किसी का जुल्म नहीं सहेंगे। तो यूरोप के अंदर ये लोग क्या किए, पुनर्जागरण को मतलब जीवित कर दिए। यही आत्मा था पुनर्जागरण की जीवित करना। मतलब जो ज्ञानी लोग कुस्तुनतुनिया से भाग के गए थे यूरोप में, वही लोग मतलब ये लोग मतलब होशियार बना दिए, मतलब इसको जगा दिए, मतलब पुनर्जागरण करा दिए। तो पुनर्जागरण हो गया तो लोग देश से प्रेम करने लगा, तो देश से प्रेम करने लगा तो राष्ट्रवादी बन गया। तो वही राष्ट्रवादी बना, मतलब राष्ट्रवाद की जब अवधारणा हुआ जन्म, तो वो पुनर्जागरण काल से हुआ। अब उम्मीद है कि आप लोग भूलेंगे नहीं। जो 42 के आंसर आप लोग हो जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो गया।
खैर, आप लोग के लिए एक विशेष सूचना बता देते हैं, विशेष मतलब विशेष है आप लोग के लिए, ठीक। यहाँ पे आप लोगों को हम लाइव क्लास देते हैं 4 घंटा का, लाइव क्लास 4 घंटा का देते हैं, जिसमें आप लोगों को 80% रिजल्ट की गारंटी देते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, और कांटेक्ट कीजिएगा तो अपना नाम और जिला का नाम बताइएगा। अब बोलिएगा कि क्या कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। अब देखिए आप लोग को खासियत बताते हैं इसका, ये 4 घंटा क्लास, लाइव क्लास आप लोग को 1 घंटा टेस्ट लेते हैं, मतलब 5 घंटा मेरी तरफ से, 7 घंटा रूटीन दे रहे हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए, मतलब 12 घंटा। 12 घंटा आप लोग मेरे तरफ से बताया गया करेंगे तो कम समय में अच्छी तैयारी करके 80% रिजल्ट लाइएगा। ये बात मेरे तरफ से बोला गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, ठीक ना। अच्छा, आप लोग के लिए पढ़ने के जो माध्यम है यहाँ पे सब चीज़ मिल रहा है। जैसे मान लीजिए लाइव क्लास हमारा मिलेगा, रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा, एनिमेशन वीडियो, एनिमेशन वीडियो में तो समझते हैं 2 लोग या 3 लोग हैं, कुछ कार्टून जैसा तो दिखाया जाएगा, दृश्य बताया जाएगा, यहाँ ऐसे हो रहा है, यहाँ ऐसे, एकदम कहानी की जैसा एनिमेशन वीडियो भी है, हर चीज़ का है, आप लोग को पढ़ने के मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप लोग को असाइनमेंट पेपर, टेस्ट, नोट्स, हर चीज़ मिल जाएगा, आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे बोलने का जो बेनिफिट अधिकार है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन लाइव क्लास जब करेंगे तो वहाँ पे माइक ओपन करके डायरेक्टली बोल सकते हैं आप लोग, कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है क्लास में, पूछ सकता है टीचर से, आप लोगों का कैमरा ऑन करवा के हम देख भी सकते हैं। तो वहाँ पे लाइव क्लास ऐप पर पढ़ाई होगा, वहाँ पे कितना बेस्ट है आप लोग के लिए, कम समय में अच्छा रिजल्ट देंगे, तो आप लोग क्यों नहीं मेरे साथ जुड़ेंगे। तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए। हालांकि जब जितना ही मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया कीजिए, आप लोग कम समय में जुड़िएगा तभी तो हमको ज़्यादा समय दीजिएगा। तो आप लोग को इसके लिए 300 रुपया फीस देना पड़ेगा, पर मंथ देना पड़ेगा आप लोग को, यानी आप लोग को अच्छा से खासा तैयारी बहुत कम पैसों में हो कर रहे हैं, तो आप लोग फटाफट कॉन्टैक्ट कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे आप लोग 42 के बाद जो देखते हैं, यहाँ पे 43 नंबर, 43 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए जो दिए गए हैं आप लोग को। यहाँ पे चलिए नंबर को हम अपना मिटा लेते हैं, 43 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 43 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, आप लोग देखिए 43 नंबर का, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो देखिए स्वतंत्र यूनान राष्ट्र, तो यहाँ पे देखिएगा किस संधि द्वारा, मतलब कोई ना कोई संधि हुआ था, कोई ना कोई संधि हुआ था जो इसलिए स्वतंत्र यूनान राष्ट्र के मतलब स्थापना हुआ, मतलब जो यूनान था स्वतंत्र हो गया। तो किस संधि द्वारा, तो मान लीजिए कोई ना कोई संधि होता है, तो कुस्तुनतुनिया के संधि, तो कुस्तुनतुनिया के पतन हुआ था 1453 में। ये एग्जाम में आप लोग कई बार दे चुका है कि कुस्तुनतुनिया के जो संधि हुआ मतलब पतन हुआ था 1453 में हुआ था, लेकिन कह रहा है कुस्तुनतुनिया के ये संधि के द्वारा ही, मतलब जो कुस्तुनतुनिया के संधि हुआ तब जाके यूनान को, मतलब यूनान के राष्ट्र है ना, देश है ना, मतलब ग्रीक पहले कहा जाता था कि इसकी स्थापना हो गया, तो तुम एक आज़ाद हुकुम, तुम माने क्या हो, स्वतंत्र हो। तो कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा ही यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया या स्थापना किया गया था। अच्छा, कुस्तुनतुनिया की जो संधि हुआ था कब हुआ था, तो ये 1832 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ईरान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ईरान में हुआ था, ठीक ना, ईरान ईरान स्वतंत्र में, ठीक। चलिए यहाँ पे आप लोग 43 के बाद देखिए, यहाँ पे यही है, यहाँ पे देख सकते हैं कुस्तुनतुनिया। खैर 44 नंबर दिया गया है आप लोग को, सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था। अब यहाँ पे देखिए तो ये मोच पहले देखिए, इसको पहले हम क्वेश्चन को भाड़ में जाने दीजिए, अभी क्वेश्चन में देखिएगा, हमारे ना क्वेश्चन का टेंशन नहीं लेना है। मोच देखिए इसका, मोच दाढ़ी कितना मस्त है। मेरा देखिए तो जी, मेरा मोच इतना छोटा है अभी, इसका मोच देखिए तगड़ा, शायद हमारा मोच हो जाए, पत्नी कारीगर देखे खिसिया के भगा देगी, आदमियों नहीं देखने देगा हमको, आदमियों भगाइए देगा, कहे भाग ऐसने पे आया है। खैर देखिए, ऐसने ऐसे मोच लेके रखना चाहिए कि पत्नियों भगैले रहो, भगैले रहेगा तो हम टेंशन से दूर रहेंगे हम लोग ना। कितना मस्त है, जयमाल पैसने मोच करके चढ़ जा, हाला हो जी पूरा गाँव में कि हई देख फलानवा के दामाद, फलानवा के जीजा आइल बन, अपना मोछ लेके आइल बन, कितना मजा आ जाएगा। उतना मोछ लेके जयमाल पर चल जाए, लड़की दांते काट ली जीभे के, लड़की के हम माला वाला डाला मुला ना, दादी के भेज दे माला डाले खातिर, हम ना माला डालम, लड़की बमा के फायर हो जाएगी, वो उतना चिढ़ जाएगी, समझ रहे हैं ना। अब बताइए ऐसा मोछ रखा था, ये कौन शौकीन आदमी था, इसे बता देते हैं आप लोग को, ये बताइए, इतिहास में इसको जानना है। खैर बहुत महान आदमी होगा बेचारा, तभी तो हम लोग इतिहास में इसके बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए 44 नंबर देखिए, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। वाह वाह और वाह, इतना महान शासक, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। तो सार्डिनिया पिडमाउंट के जो शासक था ये थे विक्टर इमैनुअल, इसका नाम है विक्टर इमैनुअल, याद रखिए, ये बहुत महान या अच्छा आदमी थे। लड़कियों के क्या पता है, जमाल पर कूदी है सन। अब सोचिए लड़कियां जमाल पर से कूद जाएगी इसको देख के, औकात इसका पता है क्या है। कई गो लड़की लाइन लगा देगी शादी करने के लिए कह देगा, तो लड़की जमाल पर कूद देगी,
सोचना चाहिए थोड़ा सा लोगों को। यहाँ पे विक्टर इमैनुअल है, क्या है? विक्टर इमैनुअल है, ये सार्डिनिया पिडमाउथ का शासक है। क्या है? सार्डिनिया पिडमाउथ का शासक है यहाँ पे आप लोग विक्टर इमैनुअल। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, अब यहाँ पे ये जो इसका आंसर हो गया 44 का ऑप्शन नंबर सी, मतलब विक्टर इमैनुअल। बाबू टेंशन मत ले, हम भाई तो पकड़ के शादी करा देम कोनो लड़की ले, टेंशन काहे लेते बे? इतना मस्त बाबे तू, नाम बा न, नाम बा तो सब काम हो जाई। खैर देखिए, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो एक बार बताएंगे, रुक जाइए। पहले हेकर नाम बा, तो आप लोग शादी करवा रहे हैं, हम भी शादी करवा रहे हैं, ठीक ना। तनी एगो हमरो नाम बा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये नाम है देखिए तो VSK विद्यासागर सिंह। अब ये देखिएगा, ये लड़के वाले शादी करेगी ना लड़कियाँ सब, उसकरा से ना शादी करेगी, तेकरा से शादी करवा दीजिएगा, ये बोका कर लेगा। ये बहुत शादी शादी बोल रहता है, ये शादी करने के लिए तैयार है, करवा दीजिएगा इसको, सस्ते में हो जाएगा। ऐसे ही कभी जब जाइएगा तो मिठाई उठाई ला दीजिएगा 1-2 किलो, काम हो जाएगा। ये मिठाई के चक्कर में रहता है हमेशा, ठीक है। ये बोका के शादी कराना बहुत जरूरी है, ठीक। ये बहुत देख रहे हैं ना, लेकिन माना कर दिया है ना, ये सब ना। चलिए, तो ये नाम है आप लोग को VSK विद्यासागर सिंह, याद रखिएगा। इस चैनल को तनिक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी शादी कराइएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे आप लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन। लास्ट नंबर क्वेश्चन से देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है बाबू कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपसे एक बात की और रिक्वेस्ट है, जो भी अगर बच्चे लाइव क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, आप लोग जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट कर लीजिए। आप लोग के अगर किसी को PDF चाहिए, ये PDF चाहिए, या अन्य पूरा चैप्टर वाइज PDF चाहिए, BBD का चाहिए, या दूसरा भी चाहिए, नोट्स चाहिए, आप लोग सिलेबस वाइज, आप लोग को जो भी हेल्प चाहिए आप लोग मेरे से मांगा कीजिए। हो सकता है उसके लिए थोड़ा बहुत हम चार्ज भी आप लोग के लिए लें, क्योंकि हम मेहनत करवाए हैं, मतलब हर चीज़ के लिए मतलब चार्ज हो लगता है, मतलब हम भी फ्री में काम नहीं करवा सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा बहुत हेल्प करना होगा। लेकिन आप लोग ये कीजिए ताकि हम भी आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा मेहनत कर सकें। आप लोग थोड़ा सा योगदान दीजिए, आप लोग के लिए PDF मिल जाएगा, सेवा में हम आप लोग को हाजिर हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, इस वीडियो को लास्ट प्रश्न यानी 45 नंबर कह रहा है, किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण हुआ? तो मान लीजिए कोई ना कोई संधि हुआ होगा, तभी तो जर्मनी के एकीकरण हुआ। तो ये हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सी संधि बाबू? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि। तो याद रखिएगा, क्या तो किस संधि के द्वारा जर्मनी के एकीकरण हुआ था? जर्मनी के एकीकरण मतलब फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा हुआ था। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जर्मनी के एकीकरण, यानी जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क है। क्या बिस्मार्क दादा बैठल है? क्या दादा देखते हैं तलवार लेके बैठे हैं? खैर देखिए, इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। 45 का आंसर आप लोग को डी हो गया। जो इसके बाद में है आप लोग को, ये 45 नंबर ही था। इसके बाद दूसरा चैप्टर है इतिहास का। दूसरा चैप्टर के जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे। ये वीडियो आप लोग को थोड़ा लेट ले आया, हालांकि प्रोजेक्टर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इसलिए लेट ले आया। अब लेट से नहीं आएगी, इसके लिए सॉरी कि आप लोग को लेट से वीडियो लाए। अब लेट नहीं करेंगे, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज ला देंगे। बस आप लोग इसी चैनल पर बने रहिए। तो ठीक है, आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।